पूरी दुनिया को पता है। मैं दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए। 86 में मैं भट्टी बन जाता हूँ। सीईओ का स्पेशल पैगाम है, और वो जो चपड़ासी है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं अपना हाथ पीछे नहीं छोड़ूंगा गरीबों के लिए, कि यहाँ पे कॉपी राइट्स नहीं है। हर एक तस्वीर लेके अपनी विंडो पे लगा देगा, वो 100 की लगा देगा, वो 50 की लगा देगा, वो 80 की लगा देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आइए इनके साथ तफसील के साथ बात करते हैं कि उन्होंने ये गुर्बत से इमारत का सफ़र कैसे तय किया और इस दौरान इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महमूद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस रियली में प्रेशर, और मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ इंटरव्यू करते हुए। हर नौजवान का ये ख्वाब होता है कि वो तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। तो आप कुछ बताएंगे अपने बचपन के हवाले से, कुछ यादें, कुछ बातें? ये सब चीज़ें कहनी इजी है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है जी। जब आदमी एक सारी दुनिया को पता है। मैं बहुत गरीब फैमिली से था, काफ के घर 5 मरले में रहते थे। मेरी माँ के पास पैसे नहीं होते थे, मेरी माँ सफाइयाँ करती थी। फादर मैंने देखा भी नहीं, मुझे ज़्यादा याद भी नहीं उनकी शक्ल, क्योंकि मैं छोटा होता था बिल्कुल। तो जब पैसे ना हो, माँ सफाइयाँ करती हो, तो आदमी देखता हो ईद वाले दिन लोगों ने कपड़े पहने, आपके पास वो कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ने वो मेंटल ऐसे बनाया हुआ था। मतलब बचपन में भी 10 साल में भी मेरा मेंटल ये था, एक दिन पैसे हुए तो मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, पैसे हुए तो मैंने ये करना है। लेकिन मेरी माँ ने ना, मैं उसकी ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका। मुझे अभी सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा अपनी माँ के मतलब। मेरी माँ ने स्कूल ऐसे दिया हुआ था, बच्चे जो पुलिस वालों के पास जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा। जो अदालतों में जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। तूने वो खाना है जो तेरा हक बनता है। जब हम पैदा होते हैं कुछ लेके नहीं आते, जब हम लोग जाते हैं कुछ लेके नहीं जाते। ये ज़िंदगी का एक शो है। लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है, मैंने तुझे 2 टांगें, 2 बाजू, एक सर दिया, जा अपना हलाल की रिज़्क़ कमा, हलाल के पैसे कमा, किसी के हक पे नज़र ना रख। लेकिन मैं शुरू से जब स्कूल भी जाता था मैं काम करता था जी। अनारकली काम करता था, पैकेट उठाता था। फिर मैं कॉलेज, साइंस कॉलेज चले गया। अच्छा। वहाँ पे भी जब मैं पढ़ता था, मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्तों को पता चले मेरे पास पैसे नहीं हैं जी। जब फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज BA करने के लिए गया तो अनारकली भी मैं पैकेट पुकेट उठाता था। दाता साहब मैं लंगर खाता था, पूरी दुनिया को पता है मैं दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए। और कुछ चावल पकड़ के जो लंगर बेचते थे अपने घर भी ले जाता था सारा कुछ। तो वो मेरे लिए वो ज़िंदगी थी बेस्ट जी। क्योंकि अल्लाह मियाँ कहता है हलाल की रोटी खा और अब दूसरों के लिए भी कर। जब मैं पेरिस चले गया, मेरा एक दोस्त होता था वहाँ पे, मुझे नहीं पता था लाइफ इतनी टफ होगी। सही है। ना आपके पास पैसे हैं जी, ना ज़ुबान है, ना घर है, -10 टेम्परेचर है, आप अंडरग्राउंड मेट्रो में सोते हैं और आपकी 18 साल उम्र है जी। आप रो ही सकते हैं। आप ना इधर के होते हैं, क्योंकि इधर वापस आएंगे तो जो लोगों से पैसे उधार लिए हैं टिकटें लेने के लिए, वो कैसे पैसे उनको वापस देंगे। सही। घर पे भी वो कहेंगे देखो ये निकम्मा वापस आ गया। सही। इसलिए फिर अपनी लाइफ आदमी वहाँ पे शुरू करता है। फिर 2 माह बाद एक पाकिस्तानी मुझे मिलता है, वो मुझे ले जाता है फैशन के एरिया में, जहाँ पे फैशन का काम होता है। मैं वहाँ पे सफाई का काम करता हूँ, ज़ुबान आती नहीं। वहाँ से फिर मैं सेलमैन बन जाता हूँ। फिर 2 साल बाद महमूद भट्टी साहब ने अपना ऑफिस खोलते हैं भट्टी पेरिस के नाम से। ये जो सारी जो बुक्स पढ़ी हुई ना, भट्टी पेरिस के नाम से, भट्टी सारे आस्ता आस्ता फिर 86 में मैं भट्टी बन जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि पूरे यूरोप में वहाँ पे हैं कॉपी राइट्स जी। वहाँ पे कोई एक दूसरे का मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है। वहाँ से फिर मैं भट्टी बनता हूँ। फिर 87 में माशाल्लाह 80 मुल्कों में मेरे ऑफिस खुल जाते हैं। अच्छा। मेरा नाम भट्टी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी राइट्स हैं, एक दूसरे को मॉडल को कॉपी नहीं करते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पैसे कमाने शुरू करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होता है अपने मुल्क में पैसे भेजें। सही है। अपनी माँ को भेजें, अपनी फैमिली को भेजें, एक घर बना लें, 2 घर बना लें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें।
मैंने 86 में पैसे भेजने शुरू किए थे। 86 में मैंने मुल्तान रोड पे भी एक ज़मीन ली थी। मेरा इरादा था एक मरबा अपनी माँ के नाम पे यतीमखाना बनाना जी। लेकिन बदनसीबी से वो हम वहाँ पे करते हैं वकीलों के साथ काम। वो जो वकील है ना वो सारी आपकी डीलें वो करते हैं जी। ठीक है। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता था यहाँ पे जो वकील है वो अपने नाम अपनी बीवी के नाम पे वो ज़मीन करवा लेगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। फिर नेशनल हॉस्पिटल में बनाता हूँ क्योंकि नैप इन्हें पकड़ने लगी है। ये फ्रॉड करते थे डॉक्टर वहाँ पे ना, तो नैप पकड़ने लगी थी इनको। फिर भट्टी साहब याद आ गए, पीसी होटल लॉबी में आके 3-3 घंटे मेरा लॉबी में इंतज़ार करते थे। अच्छा। और जनाब हमें बचा लो, रोते थे हम जेल में जाने लगे, हम बचा लो। लेकिन मुसीबत ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है, यहाँ पे हमारे लिए अदालती सिस्टम कोई नहीं है। सही है, सही है। जब आप कोई हॉस्पिटल से उनके अकाउंट मांगेंगे, वो ऑपरेशन थिएटर कैश पैसे पे, फार्मेसी कैश पैसे पे, डॉक्टरों की फ़ीस कैश पैसे पे, लैब कैश पैसे पे, वो कैश पैसा जाता किधर है? सही। जब आप वो कैश पैसों का रिकॉर्ड मांगेंगे, उन पे केस करेंगे, वो जाके स्टे ऑर्डर ले आएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान में 4 फैशन है यहाँ पे जी। एक तो है ऊपर से फ़ोन आता है, ठीक है, एक स्टे ऑर्डर, एक लिफाफा और एक डेटिंग। जी। त्रीहें पड़ती रहेगी। आदमी बाहर से आता है, कोई 2 करोड़ की टिकटें खर्च करके आता है, अदालतों में जाता है, वो आपके वाल खींचेंगे, चपेड़े मारेंगे। पाकिस्तान हो गया तबाह। सही। ये सबसे प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में एक पुलिस वाला आम आदमी है ना, उसकी वर्दी, उसने मेरे मुल्क की वर्दी पहनी हुई, उसकी इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो आर्मी का सिपाही बॉर्डरों में जाके हमारे लिए मरता है, बेचारा शहीद होता है, उसकी वर्दी की इज्जत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अदालत में ये कुर्सी जज साहब बैठे हुए हैं, उस जज साहब के पास हम इंसाफ लेने के लिए जाते हैं। वो जज साहब की कुर्सी की इज्जत होनी चाहिए जी। इसलिए फिर मुल्क चलते हैं अपने। ये ऊपर से फ़ोन आने बंद हो जाएं, ये सिफारिशें बंद हो जाएं। अब नेशनल हॉस्पिटल में मेरे ख़िलाफ़ क्यों? मेन शेयर होल्डर मैं हूँ हॉस्पिटल का, उसको बनाने वाला मैं, करने वाला मैं, सारा कुछ वो मैं होता हूँ। बाहर तो वो सारा कैश पैसा, कैश सीओ कैश पैसा चोरी कर रही है वहाँ पे, उसके हिसाब मांगे, वो कहती मैं तो ऊपर से फ़ोन करा लूँगी, मेरा मियाँ सेट्टी है। अपनी बेटियों को नौकर करवा दिया हॉस्पिटल में, वो मिलके सारी फैमिली ने कब्जा किया है। वो कैसे अपनी बेटियों को बोर्ड की मीटिंग के बगैर ले आ सकती है? कौन से मिनट पे लिखा है उसकी बेटियां क्यों एंटर हुई हैं? कैश पैसा किधर जाता है? अब वो एक चपड़ासी वहाँ पे काम करता है, वो चपड़ासी और सीओ और वहाँ पे एक इन्होंने आदमी रखा है, उसके साथ मिलके मुझ पे फतवे करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैंने मौलवियों को लड़कियों के ख़िलाफ़ ऐसे किया तो इसको मार्जिन देना चाहिए। ये सीओ का स्पेशल पैगाम है। और वो जो चपड़ासी है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं अपना हाथ पीछे नहीं छोड़ूंगा गरीबों के लिए। मैं गरीबों के लिए पैदा हुआ हूँ, गरीब फैमिली से आया हूँ, मैंने यतीमखाना बनना ही बनना है। ये नेशनल हॉस्पिटल में अब आज कल रात को मैंने चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ने हमें बुलाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, वहाँ पे मेरी तकरीर रखी है उन्होंने। मैंने वहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को कहना, ये नेशनल हॉस्पिटल DHA क्यों नहीं इस पर कब्जा करती, इस पर क्यों नहीं कंट्रोल करती? आके कंट्रोल करें, इन्हें पूछें डेली जो कैश पैसे मरीजों के आते हैं वो अकाउंट में क्यों नहीं जमा होते? सही। वो हमें दिखाएं अकाउंट में क्यों नहीं जमा होते। मेरा उनके साथ कोई जंग नहीं है, आप कितने माजी फतवे मुझ पे करवाएं, मैं डरता नहीं हूँ। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप पैसा चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती? हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। महमूद भट्टी सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है। महमूद भट्टी को अपना ज़ाती कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़ाती कुछ नहीं चाहिए। मेरे नाम पे ना करें यतीमखाना, मेरे नाम पे ना करें, वो यतीमों के लिए कर दें, मैं बिल्डिंग बना के दूंगा। नेशनल हॉस्पिटल लोगों का खून ना पिए, इंसाफ, सिर्फ इंसाफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने इंटेलिजेंट हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो डरते मारे आते नहीं हैं क्योंकि हमारा पैसा यहाँ पे उस पर कब्जा हो जाएगा। अच्छा सर, मुल्की मईशत की बात करें, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है उसकी वजह से कुछ जो हमारी इकोनॉमी है कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। बिल्कुल। और आप चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझ लें कि वो आपकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं,
तो कल आपकी मीटिंग भी है आर्मी चीफ और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है, तो कुछ उनको तजावीज़ देंगे अगर वो आपको वो फ्री हैंड देते हैं तो वो कौन कौन से ममालिक से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कितना सरमाया ला सकते हैं, कुछ है इस तरह का? हाँ, मैं बिल्कुल उनको दूंगा अगर वो मेरे साथ मुझे गारंटी देंगे, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे गारंटी देंगे। मैं इतने अमीर पाकिस्तानी हैं, इतने खरबापति पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान डरते हमारे आते नहीं हैं। अगर महमूद भट्टी साहब उनको अपनी गारंटी देंगे वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार होंगे। मेरे ऑफिस है 80 कंट्रीज़ में, मेरा एक नाम है, मुझे 10 स्टार इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मिल चुके हैं। मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ आ चुकी हैं, मेरी लाइफ पे बुक्स आ चुकी हैं। कितने पाकिस्तानी इतना बड़ा नाम होगा? फ्रेंच मीडिया मुझ पे होती है, 2 दफ़ा टाइम मैगज़ीन मुझ पे आ चुका है। कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये ऐसे नाम बनाया होगा? हमारे बहुत पाकिस्तानी इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो स्कूल कॉलेज जाए वो बेचारे आगे जाना चाह रहे हैं। हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। प्लीज़ हेल्प करें, हमारे बच्चे बहुत आगे चले जाएंगे, हमारे बच्चे इंडिया से आगे चले जाएंगे। अच्छा सर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, हाँ जी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब, ये आपके बड़े करीबी दोस्त रहे। ज़रा बताएंगे कि इनकी नेचर कैसे, पॉलिटिशियन थे, कैसे शख्सियत है? मैं सियासत में मैं नहीं आता। जनरल साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सिंपल आदमी है जी, और मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, वो जाने उनका काम जाने। जरदारी साहब बेनज़ीर 8 साल मेरे साथ रही है पेरिस, वही मुझे पाकिस्तान लेके आई थी जी। जरदारी साहब बहुत दोस्तों के दोस्त हैं, सिंपल आदमी हैं जी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी को सिफारिश वो करवाता है किसने गलत काम किए हों जी, बिल्कुल। जिसने मेरिट पे काम किए हों तो वो सिफारिशें नहीं करवाता। हर आदमी मुझे पूछता है तो सबको जानता हूँ, मैं क्या भैया मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं जी, मैं तो गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके चेक दे के आता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, ये मैं सिफारिशें क्यों कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री है वो भी कुछ जवाल का शिकार है, ऊपर आने के बजाय नीचे जा रही है। वजह इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट्स नहीं है। हर एक तस्वीर लेके अपनी विंडो पे लगा देगा, वो 100 के लगा देगा, वो 50 के लगा देगा, वो 80 के लगा देगा। कॉपीराइट्स होने चाहिए। अगर मैंने एक जैकेट से मैं महमूद भट्टी बन गया था, 200 मिलियन की टर्नओवर हो गई थी, क्योंकि वो मेरी जैकेट कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। सही है, सही है। वो इंटरनेशनल लॉ है, तो पाकिस्तान में वो लॉ नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया का रोल जो है हर मुआशरे में बड़ा अहम है, इसका कुछ बताएंगे? पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया चल रहा है कि बाज़ औक़ात वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को भी ख़तरे में डाल देते हैं, लेकिन वो बड़ी गलत बात है इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया जो ना गलत बयानी चीज़ें करता है, लोगों की गलत खबरें छाप देता है पकड़ के। ये तो FIA को चाहिए ना उसका इंक्वायरी करना, FIA इसलिए बनाई गई है ना, FIA उसकी इंक्वायरी करे। मेरे खिलाफ भी जो सोशल मीडिया में फतवा इन्होंने लगाया है, FIA उसकी इंक्वायरी करे। बिल्कुल सही। मैं पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दूंगा, हम सबसे खूबसूरत हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सबसे खूबसूरत हमारी आर्मी है, 5-5 6वां नंबर आता है दुनिया में उनकी इज्जत होनी चाहिए। यंग बच्चों महमूद भट्टी बने, जिसका कोई आगे नहीं था पीछे नहीं था, तो अपना नाम मैंने खुद बनाया है। आज बिल्कुल जिस तरीके से महमूद भट्टी साहब ने जैसा कि ये भी कहा है कि मेरी ज़िंदगी आप लोगों के लिए भी एक सबसे बड़ी मिसाल है। आप मेहनत करें और भरपूर मेहनत करें, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। नए टॉपिक, नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।